Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस की करंट अफेयर मैगजीन के साथ जहां पे हम कवर कर रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर को। देखिए 1 मिनट में आप लोगों का लेना चाहूंगी। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुंचा है, लाइक आप 24 पार्ट तक पहुंचे और यहाँ तक आप टॉपिक मेरे साथ पढ़ रहे हो, इट मीन्स यू आर रेगुलरली फॉलोइंग दिस वीडियो। तो यहाँ मैं आपके साथ एक पर्सनल एग्जांपल शेयर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, अगर आप यहाँ तक पहुंचोगे कि साउंड को लेकर कितना इशू यहाँ पे बीच में चल रहा था। मल्टीपल तरीके मैंने ट्राई की, ओबीएस स्टूडियो होता है वहां पे मैंने चीजें वर्क की, सेटिंग चेंज किया एंड माइक विदाउट माइक दोनों तरीके से रिकॉर्ड करके देखा, लैपटॉप की इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक वाले प्रोसेस से मैंने चीजें करके देखी। सम टाइम इन प्रोसेस से आप देखते हो कुछ वीडियो में आवाज ठीक है और कुछ वीडियो में ठीक नहीं है। मतलब सिमिलर सेटिंग के साथ कई बार हम लोग बिल्कुल ओके काम हो जाता है और कई बार सिमिलर सेटिंग के साथ आवाज में इशू आ रहा है। मीन्स अगर इशू हो या तो ओवरऑल इशू रहे वो हमेशा के लिए, ताकि पता चले कि हाँ भाई लैपटॉप का इशू है या माइक का ही इशू है, तो आई एम नॉट एबल टू फिक्स अप द इशू। तो ये भी चीजें इशू थी। अब यहाँ पे मैंने माइक चेंज किया है। देखिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आप जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप ये किसी रिलेशनशिप की बात ले लो, हम गिव अप कर देते हैं चीजों को लेके। एक दो बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी इज ऑल अबाउट दैट राइट, कि हम मल्टीपल टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कल मैंने एक नया लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करने के लिए आई परचेज अ न्यू हेडफोन्स की, हेडफोन से करके देखते हैं उसका माइक में भी प्रॉपर्ली वर्क करे। सो यस, लास्ट नाइट आई चेक दैट, मैंने कल रात को चेक करा एंड देन आई फाउंड कि एवरीथिंग इज ओके। चलिए कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से काफी सारी। सो प्रॉपर अभी मैंने रात में सब चेक करके लैपटॉप के पास आपका ईयरफोन्स वगैरह रख दिए थे एंड अभी मैंने आपका कंटेंट ओपन करा, सब ये ओपन करा, सेटिंग करी कि चलिए सब रिकॉर्ड करते हैं, लेट्स रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। और आई जस्ट प्लग इन द हेडफोन्स इन द लैपटॉप। मैंने जस्ट लैपटॉप में हेडफोन्स प्लग इन करे, कानों में उसको लगाया एंड देन व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा कि जो उसका माइक का जो कवर होता है, मतलब माइक का जो कवर था वो मुझे नहीं मिला। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड, वो हट गया था और मुझे वायर्स और उसके अंदर का माइक बस विजिबल था। तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड कि रात में सब चेक करा है, रात में चीजें चेक करी हैं, सुबह बस प्लेस करा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि माइक अपने आप गिर गया? ये कवर मतलब इनिशियली आई डोंट रियलाइज कि ये कवर हट गया है या क्या हुआ है, बट आई वाज लाइक यार अब इसमें भी इशू आ गया है। अभी तो रात में चेक करा है, कल नया परचेज करके लाए हैं। ठीक है, परचेज कोई ऐसा नहीं है मैंने कोई लाखों की चीज परचेज किया, हजारों की चीज परचेज किया, इतना कॉस्टिंग नहीं है, बट स्टिल कि मैं कुछ जुगाड़ कर रही हूँ कि चीजें मैं वर्क कर पाऊँ ताकि चीजें अच्छे से वर्क करे, बट स्टिल द इशू इज देयर। तो दिस इज द थिंग कि कैसे चीजें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। मतलब समूह ऐसा लग रहा है कि कुछ फोर्स जो है वो ट्राई कर रही है कि स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस, डोंट डू दिस, कि इरिटेट होके बस ये गिव अप कर दे, कि अब इरिटेट होके ये पर्सन गिव अप कर दे कि बस नहीं हो रहा है यार, अब क्या यार, बार बार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, स्टॉप डूइंग दिस। सो दिस इज द थिंग। बट हाँ, जितना चीजें हमें रोकती हैं, जितना सिचुएशन हमारे एक्सट्रीम जाती है, उतना हमारे में भी एक जिद आ जाती है कि नहीं यार अब तो नहीं छोड़ना है, अब तो चीजें नहीं छोड़नी है। और उसमें देखिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली आप लोगों का भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत आप लोगों के जो कमेंट है, 2 4 5 जो भी बच्चों के कमेंट आते हैं, जो भी बच्चा ये देख रहा है, जो भी बच्चा पसंद कर रहा है, तो एक मोटिवेशन मिल जाती है कि यार नहीं यार, स्टूडेंट्स आर लाइक मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों को चाहिए ये चीजें। सो लेट मी ट्राई, एक और बार कोशिश करते हैं, कुछ अलग तरीके से कुछ ट्राई करके करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड सेटअप करके या 50 60 70 हजार का माइक लेके या चीजें सेट करके वर्क कर ले, तो जुगाड़ वाला काम चल रहा है राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, आप लोग ये ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, तो बस जुगाड़ वाला ही यहाँ पे काम चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। द मॉरल बिहाइंड, मतलब ये सब कहानी को बताने के पीछे और आपका समय बर्बाद करने के पीछे यही मॉरल था कि दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। मैंने बहुत छोटी परेशानी बताई है, बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों की लाइफ में आती हैं। नेवर गिव अप, नॉट ओनली टू दिस एग्जाम, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में और भी कुछ चीजें हैं जहां पे आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो बस आगे बढ़िए, धीरे बढ़िए। एक मतलब डायरेक्शन में कुछ काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्शन बदल दीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, पीछे लौट के मत आइए, क्योंकि दोबारा से उतना सफर तय करना ना मुश्किल हो जाता है। तो बढ़ते रहिए बस आगे, दिस इज द ओनली पॉइंट। चलिए हम आगे बात करते हैं, जुरिस्डिक्शन इन मिनरल टैक्सेशन। देखिए अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो सम ऑफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लग सकता है राइट।
डिफिकल्ट क्यों लग सकता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा लैंग्वेज और चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, मिनरल्स की बात की जाए तो जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। एंड इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो माइनिंग के लिए जहाँ पे काफी ज्यादा माइनिंग होती है। हम बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये जो है ये माइनिंग वाले एरिया है। तो माइनिंग के लिए अर्लियर क्या बोला गया था कि माइनिंग के रिटर्न में, जैसे आप किसी स्टेट में माइनिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं झारखंड में माइनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे बोला गया कि बदले में आप रिटर्न में क्या लेंगे, आप रॉयल्टी लेंगे। एंड वो रॉयल्टी को क्या बोल दिया गया था, एक जजमेंट आई थी प्रॉपर, अभी हम उस सब पे बात करेंगे। ये बोला गया था कि वो जो रॉयल्टी है ना, वो टैक्स होता है, उसको आप टैक्स मानोगे। अब सबसे पहली बात है, ठीक है, टैक्स तो हमें पता है गवर्नमेंट को दिया जाता है, राइट। आप कुछ भी जो काम करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट व्हाट इज दिस रॉयल्टी? रॉयल्टी होता है जब भी आपका कोई एसेट है, आपकी कोई चीज है, वो समवन एल्स इज यूजिंग दैट, तो आप उसके बदले में कुछ एक फी चार्ज करते हो, कुछ अमाउंट चार्ज करते हो, और वो जो अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो दैट इज कंसीडर्ड एज रॉयल्टी, राइट। तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसको हम रॉयल्टी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक जजमेंट आई थी, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि जो रॉयल्टी होती है ना, वो टैक्स होता है। और क्योंकि ये रॉयल्टी, जो आप माइनिंग के बदले में रॉयल्टी पे कर रहे हो, वो एक टैक्स है, और क्योंकि ये टैक्स है तो ये किसके पास जाएगा, ये सेंटर गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, देखिए जिस स्टेट में कई बार स्टेट को लॉस, मतलब उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है कि आप हमारे स्टेट से ले रहे हो और हमें तो अलग चार्ज करना है, हम अलग ज्यादा रॉयल्टी लेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप 4% ही ले सकते हो। तो ये डिसीजन इसके, क्योंकि इसको टैक्स बोल दिया गया, तो सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले गए। लेकिन यहाँ पे अब उस डिसीजन को क्या करा गया है, ओवर रूल किया गया है। ओवर रूल किया गया और बोला गया है कि नहीं, रॉयल्टी टैक्स के अंडर नहीं आती है, राइट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, दे कैन चार्ज रॉयल्टी व्हाटएवर दे वांट। वो खुद से डिसीजन लेके यहाँ पे अपने हिसाब से रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे स्टेट्स का रेवेन्यू, जो भी माइनिंग वाले जो ऐसे स्टेट है जहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राइट। वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेट्स का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कहानी समझ में आई, व्हाई इट इज इन न्यूज। अभी जो ये डिसीजन आया है, अगर हम बात करें, ये जो जजमेंट रीसेंट आई है, पहले भी इस पे मल्टीपल टाइम जजमेंट हुई है जब बोला गया रॉयल्टी एक टैक्स है। तो यहाँ पे जो अब जजमेंट आई है वो 9 जज का बेंच था, 9 जज का बेंच यहाँ पे था। और 9 जज के बेंच में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे उस समय के, दैट इज जस्टिस आपके चंद्रचूड़ जो थे वो भी थे। अब यहाँ पे बोला गया कि 8:1 में डिसीजन आया, मतलब 8% ने तो फेवर में वोट किया इस चीज के कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। बट 1% स्टिल 1% 1 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा रॉयल्टी टैक्स है। बट ठीक है, मेजोरिटी से डिसीजन आ गया कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाना चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। तो ये जो एक जज थे, देखिए नाम पढ़ लीजिए, ऐसे तो नाम ये नहीं है कि डायरेक्ट इनका नाम पूछ लेगा एग्जाम में, बट ठीक है, बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बोला कि रॉयल्टी टैक्स है। मतलब ये पुराने ही जजमेंट पे जो थे वो क्या थे, इन्होंने अपना जो है अगेंस्ट ओपिनियन दिया और पुराने जजमेंट के साथ थी। तो यही यहाँ पे बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने प्ली जो थी, डिसमिस द प्ली टू रिव्यू द वर्डिक्ट अपहोल्ड स्टेट राइट टू टैक्स मिनरल लैंड एंड क्वारीज की, इस चीज पे प्ली डाली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी क्या कर दिया है, यहाँ पे बात की है उसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा दैट स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ऑन माइन एंड मिनरल, स्टेट टैक्स लगा सकते हैं। एंड ये बोला कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। अंडर व्हाट, देखिए आपको पता है कि जो भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, हर चीज को गवर्न करने के लिए हमारे पास लॉ प्रेजेंट है, वी हैव सर्टेन लॉ। तो माइन एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग भी हमारे पास सीधा माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, MMDR एक्ट 1957। तो अब ये बोल दिया गया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अच्छा, 137 जो हो गया, ये देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड फैक्ट हो गया आपका यहाँ पे, ऑल्दो इकोनॉमिक्स में है बट कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फैक्ट हो गया कि 137 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। पुराना डिसीजन था ना सुप्रीम कोर्ट का ही तो था कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स है। कब का डिसीजन था? 1989 में एक केस हुआ था, इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, 35 साल पुराना आप देख रहे हो डिसीजन है, राइट। 2024 में आप चेंज करने की बात कर रहे हो, तो 35 साल तकरीबन पुराना ये आपका डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था रॉयल्टी इज अ टैक्स। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही खुद की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है। समझ में आ रही है कहानी?
1989 में जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया था रॉयल्टी टैक्स है इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, बट अब रिसेंटली चीजों को ओवरलुक किया गया तो बोला गया रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चीज नहीं होनी चाहिए पावर। जिस भी स्टेट में माइनिंग का प्रोसेस होगा तो स्टेट हैज द पावर फॉर दैट, राइट। इस जजमेंट ने द जजमेंट क्लैरिफाइड दैट जो एक्ट है इट डज नॉट प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम द क्रिएटिंग लॉज एंड टैक्सिंग माइंस एंड क्वारीज विद देयर जुरिस्डिक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पे सेंटर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, जैसे मैंने बताया सेंटर विल टेक द डिसीजन। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब बात करो, ये तो हमें समझ में आ गया व्हाई इट इज इन न्यूज और क्या न्यूज में है क्या कहानी है, डन। अब बात करिए आपने 1957 के माइन एंड मिनरल्स एक्ट की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नाम से आप समझ पा रहे हैं ना, माइन एंड मिनरल्स एक्ट जो 1957 का है वो किसके रिगार्डिंग काम करता है, तो आया क्यों है ये, माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए। माइनिंग को देखिए, सरफेस माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है इंडिया में। माइनिंग तो टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और इको सब्जेक्टिव जब पढ़ते हैं वहां पे भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए, मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये एक्ट लाया गया अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे मिनरल पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स। तो माइनर मिनरल्स को कौन रेगुलेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। एटॉमिक मिनरल को कौन रेगुलेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि माइनर एज पर द MMDR एक्ट माइनर एंड एटॉमिक मिनरल्स बोथ आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गलत बात है। ये बोला गया कि माइनर मिनरल को तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगे एंड एटॉमिक मिनरल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। इसमें कुछ आगे जाके अमेंडमेंट भी की गई है 2015 में। अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ये कुछ NPOs हैं, NGOs बोल सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर मिनरल के रिगार्डिंग यहाँ पे बनाए गए। अभी हम इनको देख लेंगे, जस्ट थोड़ा सा रुकेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट 2021 में भी की गई, जिसमें जो था कैप्टिव एंड मर्चेंट माइनिंग जो थी उनके बीच की जो डिफरेंशिएशन था उसको ना हटा दिया गया कि माइनिंग इज माइनिंग। तो कैप्टिव एंड मर्चेंट माइनिंग, आपको पता है ना कि कोई भी टर्म्स आती है न्यूज में तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा 2021 अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, लेकिन ये पूछ सकता है व्हाट इज कैप्टिव माइनिंग या व्हाट इज मर्चेंट माइनिंग। तो कैप्टिव माइनिंग वो माइनिंग होती है जब आप कोई इंडस्ट्री जो है वो उसको खुद का कुछ प्रोडक्शन करना है और उसके लिए वो माइनिंग करवा रही है, मतलब जो वो प्रोडक्ट माइनिंग करवा रही है उसको वो एज अ रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन में यूज करेगी। तो कैप्टिव माइनिंग में माइनिंग ऑपरेशन जहां पे जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप मिनरल को, वो पूरी तरीके से कंपनी ओन करेगी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। कंपनी किसी और को बेच नहीं रही है, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्शन करना है तो कंपनी को एज अ रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट की जरूरत है, इसलिए वो कंपनी माइनिंग कर रही है। तो उस टाइप की माइनिंग को हम कहते थे कैप्टिव माइनिंग, राइट। ये जनरली जैसे स्टील प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पावर कंपनीज है, क्यों, क्योंकि उनको खुद के रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई चाहिए। तो व्हेन दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन प्रोडक्शन पर्पस देन कैप्टिव माइनिंग। एंड जब वो उसे आगे सेल करेंगे, मतलब मार्केट में ले जाके उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, दूसरे लोगों को ऑफर करेंगे, तो दैट इज ओपन, मतलब ओपन मार्केट में सेल करोगे तो वो होती है मर्चेंट माइनिंग, राइट। यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों लोग इस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, इस टाइप की माइनिंग को। तो जब आप माइनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल को ओपन मार्केट में सेल करने के लिए, अलग अलग लोगों को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को बेचोगे, एक्सपोर्टर को बेचोगे, तो वो क्या है, मर्चेंट माइनिंग। और इसको ऑपरेट कौन करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज, डन। अब यहाँ पे एक चार्ट बना दिया इन्होंने, ऑल्दो देखिए बहुत ज्यादा ऐसा रिलेवेंट नहीं है कि इसको बहुत सीरियस होकर आपको पढ़ के रट्टा ही मारना है, बट एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से इसको आप रीड कर लेंगे। मैंने बताया अभी हम लोग आगे लास्ट में इन लोगों ने मेंशन किया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये 2015 में रिफॉर्म किए गए थे, अमेंडमेंट की गई थी। सारी अमेंडमेंट है कि इस एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट की गई। तो 2015 अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे बोला गया कि आपका जो ऑप्शन है मिनरल कंसेशन देने का, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई, राइट। कुछ पेनल्टीज भी लगाई, अगर इलीगल माइनिंग होगी तो पेनल्टीज लगेगी। इस तरीके की बातें अमेंडमेंट की गई 2015 में। फिर 2016 में भी अमेंडमेंट की गई और कुछ जो उस समय के नए नए इश्यूज आ रहे थे उस पर यहाँ पे बात की गई, जिसमें ये बोला कि माइनिंग ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यूटी में चलने चाहिए। प्लस जो आपका ये बॉटल नेक जो है, बॉटल नेकनेस हमें देखने को मिलती है एलोकेशन एंड एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में, उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। बॉटल नेकनेस क्या होता है, ये वर्ड जो यहाँ पे इन लोगों ने हमें लिख के मेंशन किया है, बॉटल नेकनेस। तो बॉटल नेकनेस का मतलब होता है कि एक पॉइंट जहां पे आप कुछ ऐसी लिमिटेशन लगा रहे हो जो डेवलपमेंट को रोक रही है, राइट।
एक पॉइंट ऑफ समथिंग लिमिटेशन होता है जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल जो फ्लो चल रहा है चीजों का उसमें रुकावट डाल रही है, तो उससे रिलेटेड जो इशू है वो रिजॉल्व कीजिए। फिर आपने कुछ और रिफॉर्म्स भी करे 2020 में जाके कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहना चाहिए, मतलब आपकी जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज है बिजनेस में वो थोड़ी रिड्यूस की जाए ताकि पीपल कैन इजीली एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, आसानी से यहाँ पे थोड़ा काम हो सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो सके। फिर 2021 में भी यहाँ पे कुछ आपने माइनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली सेक्टर की ग्रोथ के लिए हमने कुछ चेंजेस करे, जिसमें हमने क्या बोला कि कैप्टिव और मर्चेंट माइनिंग में हम डिफरेंस को खत्म कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन हुआ करते थे देख लिया हमने कैप्टिव एंड मर्चेंट माइनिंग क्या है। फिर हमने जो मिनरल कंसेशन से जो रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रांसफर करने पे वो हमने यहाँ पे हटा दी। नॉन ऑक्शन जो कंसेशन हुआ करती थी, राइट, तो यहाँ पे हमने उस पे जो राइट्स थे, लैप्स द राइट्स ऑफ नॉन ऑक्शन कंसेशन होल्डर्स टू इंश्योर कि फ्यूचर ग्रांट ऑकर ओनली थ्रू ऑक्शन, की आगे जो भी आप लोग ग्रांट दे रहे हो वो सिर्फ ऑक्शन के थ्रू ही यहाँ पे हो जाएंगे, होने चाहिए। जो नॉन ऑक्शन कंसेशन थी उसके बारे में हमने यहाँ पे बोला कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। 2023 में जो आप बात कर रहे हो अमेंडमेंट की, तो 2023 में अमेंडमेंट करके भी यहाँ पे काफी सारी चेंजेस किए गए, जिसमें 6 मिनरल्स को ओमिट किया गया पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल देखिए यहाँ हटाने से फायदा क्या हुआ कि नाउ प्राइवेट पीपल कैन एंटर इन द मार्केट। यहाँ पे आपने जब इस लिस्ट से हटा दिया, इनको ओमिट कर दिया 6 मिनरल को, तो इस मिनरल्स में एटॉमिक मिनरल में आप गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट कर सकती है वो मैनेज, गवर्नमेंट कर सकती है मैनेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपने अब गवर्नमेंट को रोल हटा दिया। गवर्नमेंट को रोल हटाने से हुआ कि अब इन चीजों में प्राइवेट प्लेयर्स भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम होता है यहाँ पे आपका, नायोबियम है हमारा, राइट, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, ये सारी चीजें। इसके अलावा टैंटलम होता है। इन 6 को आपने यहाँ से एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से, जो आपकी 12 एटॉमिक मिनरल है टोटल, उस लिस्ट से आपने इन्हें हटा दिया। हटाने से हुआ क्या कि प्राइवेट प्लेयर भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। फिर आपने यहाँ करा सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करा कि क्रिटिकल मिनरल की ऑक्शन करे, राइट, क्रिटिकल मिनरल की ऑक्शन हो, मतलब यहाँ एम्पावर कर रहे हो आप गवर्नमेंट को कि आप एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करो मिनरल कंसेशन को फॉर द क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल में आपके जाते हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट, ताकि इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है हम उसको प्रमोट कर सके। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इंट्रोड्यूस किए गए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सके, लाइसेंस लीजिए सो दैट एफडीआई कैन बी प्रमोटेड, एफडीआई प्रमोट हो सके और इस सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सके। ठीक है, थोड़ा डिटेल टॉपिक है, ठीक है, इस वीडियो में हम यही करेंगे, टाइम लग रहा है थोड़ा समझाने में क्योंकि है अच्छा खासा। फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात की जाए तो आपको पता है ये कब आया है, ये यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू 2015 में लाया गया था, ये अभी हमने ऊपर देखा, अमेंडमेंट के थ्रू 2015 में लाया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टैब्लिश करी एक ट्रस्ट जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बोला गया। नाम से समझ में आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऐसे पर्सन के लिए काम कर रही है जो माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्टेड है, राइट। फिर इसका कंपोजिशन एंड फंक्शन की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसको फंड जो है वो कैसे किया जाता है, जो मेजर एंड माइनर मिनरल होल्डर है वो लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रॉपरली फंड करते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन इसकी किसके अंडर फॉल करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती है, क्लियर। इसके अगला अब हमारा आ जाता है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी है, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फंड है वो जो इस ट्रस्ट ने एक्वायर करे हैं उसको हम यूज करें। और वो फंड यूजिंग की बात आपको कौन बताएगा, यहाँ पे फंड यूजिंग के रिगार्डिंग चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्म करके चलती है। अब इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ना, उसमें 2 बॉडी होती है, एक आपकी होती है एपेक्स बॉडी, एक इसमें है एपेक्स बॉडी, और एक है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। एक है एपेक्स बॉडी और एक है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एपेक्स बॉडी को जो हेड करेंगे, आप चाहो तो अपने पास कहीं पे लिख सकते हो इस चीज को, एपेक्स बॉडी को जो हेड करेंगे वो आपके इट इज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ माइंस, इसको चेयर करेंगे मिनिस्टर ऑफ माइंस। एंड जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्टर ऑफ माइंस, राइट, सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन। और ये शुरू से थी
तो ये शुरू से नहीं थी, 2015 में उस आपके एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। MMRDA एक्ट जो था उसमें अमेंडमेंट आई थी 2015 में, उसकी थ्रू ये दो बॉडी यहाँ पे स्टैब्लिश की गई। क्लियर? सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में ले लिया, बट आगे कोशिश करेंगे जो छोटे टॉपिक होंगे उसमें हम ओवरकम कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, दैट इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाई इट इज इन न्यूज ये देखते हैं, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई इन न्यूज से ज्यादा रिलेवेंट है हमारे पास कि व्हाट इज द टॉपिक, स्टैटिक चीजें क्या है। यहाँ पे भी न्यूज में क्या था वो थोड़ा सा ही पार्ट था, 5-10 मिनट में मैं चाहूँ तो समझा सकती थी आपको, बट द कहानी बिहाइंड दैट, बट द स्टैटिक फैक्ट बिहाइंड दैट कि क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रोसेस है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। क्लियर? सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, इट मींस यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द वीडियो, तो वीडियो को एक्चुअली में लाइक भी कीजिए, एंड आप लोगों के कमेंट से एक मोटिवेशन मिलती है एज आई से, तो वो भी आप लोग करके बताएंगे, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज, एंड जल्द से जल्द हम कंटेंट कवर करने की कोशिश करें। मैं हार नहीं मानूंगी, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग भी इस चीज में गिव अप करें या आप लोग भी पीछे हटे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।